हेलो एवरीवन, नमस्कार। विद्याधन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। पिछले 1-2 दिन से कुछ डिस्टर्बेंस आया है क्लासेस में, जो कि आपको नहीं मिल पा रही होंगी, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको मेरा कोई भी काम बना रहे, पर मैं आपको समय से क्लासेस को उपलब्ध करा सकूँ। तो इसलिए ये सेशन आपका रिकॉर्डेड सेशन रहने वाला है। ये रिकॉर्डेड मोड में पहले रिकॉर्ड कर लिया गया है, फिर आपको उपलब्ध करा दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ध्यान रखिएगा, क्लास को शुरू करने से पहले एक काम ज़रूर करना है कि कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठ जाना है कि बाद में आपको ज़रूर बताइएगा कि 30 क्वेश्चंस में से आपने कितने सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मैकाले के विवरण पत्र 1835 का उद्देश्य व्यवस्थित रूप से रक्त और रंग में भारतीय लेकिन रुचि में अंग्रेजी व्यक्तियों का एक वर्ग बनाना था। इसने भारतीय शिक्षा की नींव में किस मुख्य प्रणालीगत समस्या को जन्म दिया? सभी प्रेसिडेंसियों में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का पूर्ण मानकीकरण या उच्च संस्थानों की कीमत पर स्थानीय प्राथमिक स्कूलों का तत्काल वित्त पोषण या शिक्षित अभिजात वर्ग का आम जनता और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों से गहरा मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक अलगाव या ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी विश्वविद्यालयों का पूर्ण पतन। 4 ऑप्शन है, समझ के आप लोग इसका आंसर करिएगा। जब मैकाले ने 1835 की बात की तो वहां पर सबसे पहले निकल कर आया कि ये क्या चाहते थे कि जो शिक्षित अभिजात वर्ग का आम जनता और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों से गहरा मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक अलगाव, ये यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, उत्तर औपनिवेशिक काल के दौरान वुड एबर्ट रिपोर्ट 1937 महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें या इसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष रूप से किसका वैचारिक विकास हुआ? स्थानीय नगर निकायों को प्राथमिक शिक्षा की निगरानी का विकेंद्रीकरण या औद्योगिक विकास के अनुरूप व्यापक व्यावसायिक और पॉलिटेक्निक शिक्षा ढांचे का, या वर्धा शिक्षा योजना के माध्यम से मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का, या फिर एक संविधिक निकाय के रूप में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना का। 4 ऑप्शन है, समझ के आपको बताना है कि वो जो आपका 1937 में जो बोर्ड एबर्ट रिपोर्ट आई, वो क्यों महत्वपूर्ण रही है, जो कि उत्तर औपनिवेशिक काल के दौरान। समझ के आप लोग इसका आंसर करें। वुड एबर्ट रिपोर्ट 1937 में जब आई तो उसको किस रूप में मतलब समझा गया? क्योंकि जो वुड एबर्ट जो रिपोर्ट आई, उसने क्या किया, एक तरीके से एक अलग ही दिशा में शिक्षा व्यवस्था को कह सकते हो कि रूप दिया। वो क्या था कि औद्योगिक विकास के अनुरूप व्यापक व्यावसायिक और पॉलिटेक्निक शिक्षा ढांचे का इन्होंने क्या किया, विकास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय उच्च शिक्षा में विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया बुनियादी रूप से किस शैक्षणिक निर्भरता के कारण बाधित हुई है? 2013 तक उच्च शिक्षा के लिए राज्य परिषदों का पूर्ण अभाव, या राज्य अधिनियमों में शिक्षा के माध्यम से संवैधानिक स्पष्टता का अभाव, या आधुनिक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय ग्रंथों को पढ़ने का परिचालन प्रतिबंध, या पश्चिमी अनुसंधान पद्धतियों, ज्ञान मीमांसा के ढांचों और व्यावसायिक उद्धरणों का सूचकांकों पर अत्यधिक निर्भरता। यह 4 ऑप्शन है, समझ के आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही है स्वतंत्रता के बाद भारतीय उच्च शिक्षा का जो विऔपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया है, उसमें बुनियादी रूप से उसका जो प्रभाव देखने को मिला, वो क्या है? समझ के जल्दी से आंसर करें क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा वो है आपका पश्चिमी अनुसंधान पद्धतियों, ज्ञान मीमांसा के ढांचों और वैश्विक उद्धरण सूचकांकों पर अत्यधिक निर्भरता। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये सेशन भी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के ये जो आप जब मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ, आप उसका रिप्लाई करते हो, पढ़ते हो, डिस्कशन करते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, मिनिमाइज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि भारतीय शिक्षा जब भारतीय शिक्षाविद पाठ्यक्रम के भारतीकरण का तर्क देते हैं, तो वे मुख्य रूप से सीखने के सत्ता मीमांसा फोकस को किसकी ओर स्थानांतरित करने की वकालत कर रहे होते हैं?
ऑप्शन नंबर 1 है कि शैक्षिक सामग्री को स्थानीय वास्तविकताओं, स्वदेशी दर्शन और भारतीय समाज की सामाजिक ऐतिहासिक अनुभवों में स्थापित करना, या सभी पश्चिमी वैज्ञानिक नियमों को ऐतिहासिक स्वदेशी वैकल्पिक आख्यानों से बदलना, या सभी स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं को एक एकल राज्य नियंत्रित भाषाई पाठ्यक्रम में मिलाना, या फिर राष्ट्रीय वित्तीय खजाने को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग को कम करना। ये 4 ऑप्शन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 4, जब बात की जा रही हो कि जो भारतीय शिक्षाविद थे, जो कि भारतीयकरण की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसमें भारत जो शैक्षिक सामग्री को स्थानीय वास्तविकताओं, स्वदेशी दर्शन, भारतीय समाज और सामाजिक ऐतिहासिक अनुभवों को स्थापित करने की ये बात कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया गया है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट रूप से भारत में शिक्षा की समवर्ती स्थिति, जो कंकरेंट स्टेटस है, को स्थापित करता है? इसका संरचनात्मक निहितार्थ क्या था? 4 आपके पास ऑप्शन है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 45 जो स्कूल बोर्डों पर केंद्रीय मंत्रालय के पूर्ण नियंत्रण का आदेश देता है, या फिर 1976 का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसने संयुक्त विधायी जिम्मेदारी को सक्षम करने के लिए शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया, या 2002 का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसने उच्च शिक्षा को केंद्र सरकार का विशिष्ट विषय बना दिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी कि अनुच्छेद 21 से जिसने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक वित्त पोषण को पूरी तरह से स्थानीय ग्राम पंचायतों को स्थानांतरित कर दिया। ऑप्शन नंबर क्या इसका राइट आंसर होगा? समझ के जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हैं बात की जा रही है कि समवर्ती स्थिति के बारे में, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो संयुक्त विधायी जिम्मेदारी को सक्षम करने के लिए शिक्षा को क्या कर दिया गया, राज्य सूची से समवर्ती सूची में कर दिया गया कि जो भी बनेंगे नियम वो दोनों लोग मिलकर उस पर काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29(2) के तहत नागरिकों को राज्य द्वारा संचालित और राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश में किस आधार पर भेदभाव के खिलाफ गारंटी दी गई? धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से कोई भी, या केवल धर्म और भाषा, या निवास स्थान, आर्थिक स्थिति, लिंग और राजनीतिक विचारधारा। 29(2) की बात की जा रही है, तो समझ के आप लोग इसका आंसर कीजिए। 29(2) की बात की जा रही है, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव की बात आती है, किसी भी प्रकार मतलब धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा और इनमें से कोई भी किसी भी प्रकार की भेदभाव के खिलाफ गारंटी की ये बात करता है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 ने भारतीय उच्च शिक्षा में परीक्षाओं के स्तर पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। इसने क्या क्रांतिकारी विकल्प प्रस्तावित किया था? छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आंतरिक सतत मूल्यांकन का पूर्ण उन्मूलन, या पूरी डिग्री देने के अधिकार सीधे विदेशी बाहरी परीक्षकों को सौंपना, या विश्वविद्यालय में प्रवेश को कड़ाई से केवल उन छात्रों तक सीमित करना जो मैट्रिक में 90% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, या विश्वविद्यालय विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं की शुरुआत करना और केवल निबंधात्मक आधारित मूल्यांकन पैटर्न से दूर हटना। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। बात हो रही है जो 1948 में आयोग आया, विश्वविद्यालय आयोग, उससे संबंधित और उच्च शिक्षा में जो परीक्षाओं की गंभीर चिंता व्यक्त की गई थी, उसके आधार पर क्या प्रस्ताव रखा गया था? प्रस्ताव रखा गया था कि अगर हमें विश्वसनीयता बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रखने पड़ेंगे, और हमें जो हमारा एक पैटर्न रहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, ये निबंधात्मक जो क्वेश्चंस का, ऐसे टाइप जो क्वेश्चंस का, उस पर थोड़ी सी क्या करना पड़ेगा, उससे थोड़ा सा दूर हटना पड़ेगा ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, जिसमें बात की जा रही है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने माध्यमिक विद्यालयों में एक पक्षीय प्रकृति को कड़ी आलोचना की थी। विविध पाठ्यक्रम, जिसे डाइवर्सिफाइड कोर्स कहते हैं, के लिए इसकी सिफारिश को जानबूझकर किसे रोकने के लिए संरचित किया गया था?
गैर अल्पसंख्यक ट्रैक के छात्रों द्वारा क्षेत्रीय मातृभाषाओं को सीखने का, या शहरी विनिर्माण केंद्रों में निजी तकनीकी संस्थानों को विकसित करने का या विकास करने का, या बिना किसी अभिरुचि के सभी माध्यमिक छात्रों को जबरन एक एकेडमिक उच्च शिक्षा ट्रैक में धकेलना, या केंद्र सरकार को राज्य के स्कूल पाठ्यक्रमों में विनियोजित या विनियमित करने से, इससे संबंधित है ये। बात हो रही है यहाँ पर सेकंड एजुकेशन कमीशन 1952-53 की बात हो रही है। और यहाँ पर एक बात ये कही जा रही है कि माध्यमिक विद्यालयों की एक पक्षीय प्रकृति की कड़ी आलोचना की गई थी, या यूनिलैटरल जो उसका नेचर है, और इसके अलावा डाइवर्सिफाइड कोर्सेज की बात की गई थी। तो ये किससे संबंधित है, ये जो है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? क्योंकि एक पक्षीय या यूनिलैटरल जो पाठ्यक्रम है, वो क्या करते हैं, बच्चे को पढ़ना कुछ है और वो कुछ और पढ़ना पड़ता है ना? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें बात की जा रही है कि बिना किसी अभिरुचि के सभी माध्यमिक छात्रों को जबरन एक एकेडमिक उच्च शिक्षा के ट्रैक पर ढकेलना। डाइवर्सिफाइड होंगे तो कुछ वोकेशनल कोर्स को चुन लेंगे, कुछ लोग जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए चुन लेंगे, कुछ हायर एजुकेशन में चले जाएंगे, है ना? सभी लोगों को पता, किसी को जाना है, किसी को नहीं जाना है, ज़बरदस्ती उसको हायर एजुकेशन में भेज दो, वो भी ज़रूरी है समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कि कोठारी आयोग 1964-66 ने राष्ट्रीय एकीकरण और क्षेत्रीय भाषा की आकांक्षाओं को संतुलित करने के लिए त्रिभाषा सूत्र की कल्पना की थी। निम्न माध्यमिक चरण, जिसमें 8 से 10 में गैर हिंदी भाषा राज्यों के लिए निर्धारित संरचनात्मक संयोजन क्या था? क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी, जिसमें एक आधुनिक यूरोपीय भाषा शामिल की जाएगी, और दूसरा ऑप्शन है कि क्षेत्रीय जो आपके शास्त्रीय संस्कृत, अरबी और फारसी, या विशेष रूप से अंग्रेजी या हिंदी, और क्षेत्रीय मातृभाषा के लिए शून्य विकल्प था, या मातृभाषा और दो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय विदेशी भाषाएं। बात हो रही है 1964 में राष्ट्रीय एकीकरण और क्षेत्रीय भाषा की आकांक्षाओं को संतुलित करने के लिए त्रिभाषा सूत्र लाएगा, है ना? थ्री लैंग्वेज जो फॉर्मूला है, उसमें क्या क्या बात कही गई, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पर आपको समझना है, क्षेत्रीय भाषा, एक हिंदी, अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, तो आपको यहाँ पर बात रखी गई। जो क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा मतलब रीजनल लैंग्वेज जो लोगों की है, जहाँ के जो निवासी हैं, उसके आधार पर उसको पढ़ाया जाना चाहिए। एक हिंदी को स्वीकार किया जाना चाहिए। तीसरी उसकी लैंग्वेज कोई विदेशी भाषा, जैसे अंग्रेजी हो गया, वो रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दिया गया है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने तर्क दिया था कि भारत में उच्च शिक्षा के विस्तार के साथ संबद्धता सुधार, एफिलिएशन रिफॉर्म होना चाहिए। एनकेसी ने स्पष्ट रूप से किसे हटाने का लक्ष्य रखा था? स्नातकोत्तर तकनीकी कार्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की प्रथा को, या सार्वजनिक निजी संघों के माध्यम से राज्य अनुसंधान इकाइयों के वित्त पोषण को, या विश्वविद्यालय के कुलपतियों के रूप में विदेशी प्रशिक्षित शोधकर्ताओं को नियुक्त करने पर पूर्ण प्रतिबंध को, या फिर वह प्रणाली जहां एक ही विश्वविद्यालय सैकड़ों कॉलेजों को संबद्ध करता है, जिससे शैक्षणिक प्रबंधन गुणवत्ता नियंत्रण कमजोर होती है। एनकेसी की बात की जा रही है। एनकेसी ने क्या बात कही थी, समझ के आंसर करिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं। जो क्वेश्चन का पैटर्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ये मान के चलिएगा कि जो नया पैटर्न फॉलो किया जा रहा है वो यही पैटर्न है। जब आप देखते हैं कि एनकेसी का कहना था कि शिक्षा में सुधार लाना और क्वालिटी को बढ़ाना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो वास्तविक तौर पे जो शैक्षिक संस्थान है, वहाँ के स्तर को समझना पड़ेगा, कि ऐसा ना हो कि हम जो है क्वांटिटेटिव तौर पे तो आगे बढ़ रहे हैं, पर क्वालिटेटिव तौर पे हमारा स्तर गिरता चला जा रहा है। तो उसने क्या किया कि वह प्रणाली जहाँ एक ही विश्वविद्यालय सैकड़ों कॉलेजों को संबद्ध करता है, जिससे शैक्षणिक प्रबंधन और उसकी गुणवत्ता जो नियंत्रण है वो कमज़ोर हो रही होती है, इसको क्या करना था? इसको सँभालना था। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दिया गया है, जिसमें बात की जा रही है कि लड़कियों के पाठ्यक्रम की समीक्षा करते हुए हंसा मेहता समिति ने 1962 में अपना प्रमुख प्रगतिशील तर्क किस मूलभूत सिद्धांत पर आधारित किया था? क्या दोनों लिंगों के बीच मनोवैज्ञानिक अंतर के कारण प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान पूरी तरह से अद्वितीय बौद्धिक रास्तों की आवश्यकता होती है, या फिर लड़कियों को ज्यामिति मैकेनिक्स जैसे भारी मात्रात्मक विकल्पों का अध्ययन करने से व्यवस्थित रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, या फिर जैविक लिंग भेद के आधार पर लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम बनाए रखने का कोई वैज्ञानिक औचित्य नहीं है, या राज्य का अनुदान केवल उन महिला कॉलेजों को मिलना चाहिए जो पारंपरिक गृह प्रशासन सिखाते हैं? चार आपके पास ऑप्शन है, समझ के आप लोग इसका आंसर करिए कि हंसा मेहता समिति 1962 में अपने
प्रगतिशील तर्क के आधार पर, मूलभूत सिद्धांत पर जो आधार वेश था वो क्या, किस बात पर इन्होंने अपनी कह सकते हो कि बात रखी? वो है कि जैविक लिंग भेद के आधार पर लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग पाठ्यक्रम बनाए रखने की का कोई वैज्ञानिक औचित्य नहीं है। मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर लड़का है तो हम उसको कुछ और पढ़ाएँ, लड़की है तो कुछ और पढ़ाएँ। जो जो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे कि वर्तमान समय में देखिए कि लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ रही हैं, बहुत अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पर पहुँच रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति, दुर्गाबाई देशमुख समिति बनाई गई 1958 में, जिसने रेखांकित किया कि लड़के और लड़कियों के नामांकन के बीच का अंतर प्राथमिक समस्या थी। इसे संरचनात्मक रूप से हल करने के लिए इसने किसे प्राथमिकता दी? उन माता-पिता पर वित्तीय जुर्माना लगाना जिन्होंने बेटियों को शहरी केंद्रों में भेजने से इनकार कर दिया, या सभी अलग लड़कियों के स्कूलों को अत्यधिक कठोर, लड़कों के साथ सैन्य संस्थान में मिलाना, या फिर आपका बुनियादी ढांचे की लागत बचाने के लिए महिला वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों को पूरी तरह से छोड़ना, या समर्पित महिला शिक्षकों की नियुक्ति, अलग स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण, महिला शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र प्रशासनिक मशीनरी स्थापित करना। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। समझ के आप लोग इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर बात की जा रही है 1958 में दुर्गाबाई देशमुख समिति को लेकर समर्पित महिला शिक्षकों की नियुक्ति, अलग स्वच्छता की सुविधाओं का निर्माण और महिला शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र प्रशासनिक मशीनरी स्थापित करने पर इन्होंने क्या किया? जोर दिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है कि ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य जैसे एस यू पी डब्ल्यू मतलब सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क की यहाँ पर बात हो रही है। तो कि इन्होंने शुरुआत की, इसने वैचारिक रूप से क्या किया कि एस को सामान्य शिल्प शिक्षा से कैसे अलग किया। एसयूपीडब्ल्यू का उद्देश्य एक उद्देश्यपूर्ण सार्थक शारीरिक कार्य होना था, जिसके परिणाम स्वरूप समुदाय के लिए उपयोगी वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त हों, और इसे मूल पाठ्यक्रम में एकीकृत किया गया था। या एसयूपीडब्ल्यू पूरी तरह से गैर मूल्यांकन योग्य होना चाहिए, केवल स्कूल परिसर के बाहर छुट्टियों की अवधि के दौरान किया जाना चाहिए। या एसयूपीडब्ल्यू ने विदेशी उपकरणों का उपयोग करके विशेष रूप से उच्च लागत वाली स्वचालित विनिर्माण तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया। या एसयूपीडब्ल्यू ने ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों में सभी सामान्य विज्ञान और इतिहास के व्याख्यानों को प्रतिस्थापित कर दिया था। 4 ऑप्शन है, समझ के आप लोग बताएं कि ईश्वर भाई पटेल 1977 में जो समाजोपयोगी उत्पादक कार्य या एसयूपीडब्ल्यू की शुरुआत की, इसने किस तरीके से ये जो क्राफ्ट एजुकेशन है उसको अलग किया। इसने क्या किया कि जो एसयूपीडब्ल्यू का उद्देश्य एक क्या था? उद्देश्यपूर्ण सार्थक शारीरिक कार्य होना था, जिसके परिणामस्वरूप क्या हो रहा था कि समाज के उपयोगी वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त हो सकें और मूल पाठ्यक्रम में एकीकृत इसको किया जा सके। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे जरूर बनते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दिया गया है, जिसमें आपसे बात की जा रही है कि मैक्लम आदिशेषय्या समिति 1978 ने व्यावसायीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम की समीक्षा की थी। इसने उच्च माध्यमिक चरण को संरचनात्मक रूप से किन 2 अलग-अलग धाराओं में विभाजित करने की सिफारिश की? शैक्षणिक स्ट्रीम जिसमें उच्च शिक्षा के लिए, और व्यावसायिक स्ट्रीम तत्काल रोजगार क्षमता के लिए। और सेकंड ऑप्शन आपके सामने कि शुद्ध विज्ञान स्ट्रीम और अनुप्रयुक्त प्रौद्योगिकी स्ट्रीम, जिससे मानविकी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। या फिर कारपोरेट प्रबंधन स्ट्रीम और ग्रामीण सहकारी कृषि स्ट्रीम, या फिर आपका अंग्रेजी माध्यम महानगरीय स्ट्रीम और स्थानीय भाषा जिला स्ट्रीम। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर आदि से सैय्यद समिति 1978 से, तो समझ के क्वेश्चन का आंसर करिएगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन आपको ज़रूरी ये है कि थ्योरी भी आपकी पढ़ी होनी चाहिए। थ्योरी आपने सही से पढ़ी होगी तो आप अच्छे से कर ले जाएँगे। नहीं पढ़ी होगी तो समस्याएँ आपको आएँगी बहुत ज़्यादा। इसलिए आपके पास स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होने के साथ-साथ जब आप स्ट्रक्चर्ड कंटेंट आपके पास आ जाएगा, तो आप सही वे में आगे बढ़ते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आचार्य सीरीज़ की शुरुआत की गई है विद्याधन क्लासेस ऐप पर, जिसमें 3 कोर्सेस इसमें डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें आचार्य सीरीज़ के अंतर्गत आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको चुन सकते हैं। पहला कोर्स है स्पेशली उन लोगों के लिए जो शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं।
स्पेशली विज्ञापन संख्या 52 को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 51 का एग्ज़ाम 28 जुलाई को पहले से शेड्यूल्ड है। इन केस अगर आगे डेट बढ़ती है तो आपको बेनिफिट 28 में भी मिलेगा, और अगर 28 को भी होता है तब भी आपको उसमें लाभ मिल जाएगा। दूसरा विज्ञापन संख्या 52 जो कि आने वाले समय में जल्दी आपको मिलेगा, उसमें भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा कोर्स है अच्छा टेस्ट मास्टर के नाम से, जो कि टेस्ट सीरीज़ है, जिसके साथ-साथ 7,500 क्वेश्चन का आपको ई-बुक भी मिलेगा, और ये ई-बुक अपने आप में बहुत कुछ मायने रखता है, यूज़फुल रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आपको देना है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए, जिसमें क्या हुआ ना कि शैक्षिक स्ट्रीम जिसमें हायर एजुकेशन के लिए, और व्यावसायिक स्ट्रीम जिसमें रोजगार के लिए, 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया कि जो बच्चा हायर एजुकेशन में जाना चाहता है वो इसको चुने, जो व्यवसाय चुनना चाहता है वो, जो कि सिर्फ रोजगार प्राप्त करना चाहता है, आगे नहीं बढ़ना चाहता, हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहता, वो क्या करेगा, वोकेशनल स्ट्रीम को चुन लेगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। इसमें बात की जा रही है कि यशपाल कमेटी की रिपोर्ट 1992-1993 लर्निंग विदाउट बर्डन ने बच्चों पर बौद्धिक बोझ की एक गंभीर आलोचना की थी। इसने पहचान की कि मुख्य विफलता ज्ञान को किस रूप में व्यवहार करना था, डिजिटल मशीनरी द्वारा या मशीनों द्वारा प्रबंधित उच्च शिक्षा एल्गोरिदम लिपियों को की एक श्रृंखला, या शिक्षार्थी द्वारा निर्मित किए जाने वाले अनुभव के बजाय याद रखने और पुनरुत्पादित किए जाने वाली बाहरी जानकारी का एक समूह, यह एक संवादात्मक समूह संचालित रचनात्मक संवाद, यह बिना शैक्षणिक पुस्तकों के स्थानीय व्यावसायिक शिल्प प्रथाओं का एक पूर्ण विस्तार। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। यशपाल कमेटी 1992 में जो आई थी, उसका जो टाइटल था लर्निंग विदाउट बर्डन, जिसका उद्देश्य था कि बच्चों को हमें बौद्धिक बोझ के तौर पे नहीं समझना, उनको वास्तविक तौर पर जो पढ़ाना चाहिए, उनकी आयु के अकॉर्डिंग वो पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये किस रूप में ये बात आपको डिफाइन करना चाह रहे थे? ये कहना चाह रहे थे कि शिक्षार्थी द्वारा निर्मित किए जाने वाले अनुभव के बजाय हमें क्या करना चाहिए, याद रखने, उसको पुनरुत्पादित की जाने वाली बाहरी जानकारी का एक समूह, ये जो है इस रूप में इसको कहा गया, पहचाना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि उच्च शिक्षा शासन पर केंद्रीय यशपाल कमेटी रिपोर्ट जो कि 8-9 में आई, अत्यधिक विनियमन ओवर रेगुलेशन की कड़ी आलोचना की। किसने संरचनात्मक निर्माण की सिफारिश की? 10 अलग-अलग ऊर्ध्वगामी परिषदों का, जिसमें प्रत्येक खनन या नर्सिंग जैसे एकल व्यावसायिक विषय को विनियमित करे, या विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अनुसंधान आयोग एनसीएचईआर नामक एक एकल समग्र नियामक का एक केंद्रीयकृत कारपोरेटेड बोर्ड, जिसमें विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कार्यकारी शामिल हों, या अनुसंधान शाखाओं के बिना मौजूद विश्वविद्यालयों और को स्टैंड अलोन परीक्षा ब्यूरो में विभाजित करने पर। ये आपके पास, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जितनी भी संस्थाएं जो हर एजुकेशन से संबंधित इस समय हैं उनको एकीकृत करना चाहिए, और एनसीएचईआर के रूप में उसको प्रतिस्थापित कर देना चाहिए। वर्तमान समय में जो नई शिक्षा नीति आई है उसने इसको स्टैंड भी लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जिसमें बात की जा रही है प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1968 ने शैक्षिक अवसर को समान करने के अपने प्रयास में औपचारिक रूप से भारतीय राज्य को किसके लिए प्रतिबंधित किया? एक समान स्कूल प्रणाली के क्रमिक कार्यान्वयन के लिए जो सभी बच्चों को शिक्षा की तुलनीय गुणवत्ता प्रदान करेगी, या सकल घरेलू उत्पाद जैसे जीडीपी का निश्चित एक निश्चित 10% विशेष रूप से तकनीकी संस्थानों को समर्पित करना, या फिर 24 महीनों के भीतर सभी निजी सार्वजनिक और भागीदारी स्कूलों को समाप्त करना, या फिर एक द्विभाषी नीति के लिए जिसने विश्वविद्यालय शिक्षा में किसी भी क्षेत्रीय लिपि के उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। ये आपके पास 4 ऑप्शन, समझ के जल्दी से आंसर करें किसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 में जब बात की जा रही हो कि शैक्षिक अवसर को समान करने के अपने प्रयास में औपचारिक रूप से भारतीय राज्य को किसके लिए प्रतिबद्ध किया, कि एक समान स्कूल प्रणाली कॉमन स्कूल सिस्टम के क्रमिक कार्यान्वयन के लिए जो सभी बच्चों के लिए तुलनीय गुणवत्ता प्रदान करेगी, ये बात यहाँ पर कही गई। 1968 में कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने नवोदय विद्यालय की शुरुआत की। किन विशिष्ट संस्थानों की स्थापना के पीछे सटीक समता लक्ष्य या इक्विटी गोल क्या था? विशेष रूप से शहरी आर्थिक अभिजात वर्ग के लिए अंग्रेजी माध्यम के प्रारंभिक एकेडमिक या अकादमियों की स्थापना करना, या फिर आपका प्रतिभाशाली बच्चों को मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उनके सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उच्च गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा प्रदान करना, या फिर शहरी नगर पालिका स्कूलों के ड्रॉप आउट बच्चों को विशेष औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करना, या केंद्रीय प्रशासनिक नौकरशाहों के बीच के बच्चों के लिए अनिवार्य आवासीय संस्थान स्थापित करना। चार ऑप्शन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से ये क्वेश्चन है कि नवोदय विद्यालय की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? ये क्या चाहते थे? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो भी एक तरीके से जो नवोदय विद्यालय हैं वो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनका सामाजिक आर्थिक स्तर अच्छा नहीं है और प्रतिभाशाली हैं, उनके लिए उच्च स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने दिया गया है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 एक क्रांतिकारी बहुविषयक उच्च शिक्षा मैट्रिक्स पेश करती है। एनईपी 2020 के तहत स्नातक कार्यक्रम की एक प्रमुख संरचनात्मक विशेषता क्या होगी? एक कठोर 3 वर्षीय एकल विषय ट्रैक, जिसमें छात्र 2 वर्ष के बाद बाहर निकलने पर सभी अंकों को पूरी तरह से रद्द करने का प्रावधान, या सभी स्नातक कार्यक्रमों को गैर मूल्यांकन वाले ऑनलाइन सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में पूर्ण रूपांतरण, या यह अनिवार्य करना कि सभी स्नातक छात्रों को अपने प्राथमिक मुख्य प्रमुख के रूप में कम्युनिकेशनल गणित का अध्ययन करना, या फिर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट द्वारा समर्थित उच्च प्रमाण पत्रों जिसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर डिग्री के साथ बहुत प्रवेश या बहु निकास की विकल्प उसको देना। ये आपके पास चार ऑप्शन है। जब एनईपी को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर 4 वर्षीय पाठ्यक्रम कर दिया गया, या 3 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है या 4 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है, उन सब में सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया। और उस किसी भी कोर्स की जो समयावधि है, जैसे डिग्री कोर्स की 3 वर्ष की समयावधि होती है, तो अगर वो 1 वर्ष कंप्लीट करता है तो उसको क्या मिल जाएगा? सर्टिफ़िकेट। 2 वर्ष करता है तो उसको मिल जाएगा डिप्लोमा, पूरे 3 वर्ष पूरे करता है तो उसको मिल जाएगा डिग्री। इस तरीके की बात यहाँ पर कही गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, जिसमें बात की जा रही है आपसे कि एनईपी 2020 मौजूदा जटिल निकाय नियामक संरचना, जिसमें यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटी को एक किस नाम या एकल व्यापक छतरी निकाय अम्ब्रेला जो बॉडी को रूप में बदलने की बात की जा रही थी, इसके पहले भी हम क्वेश्चन लगा चुके हैं इसका, तो वो क्या रहने वाला है? एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, काउंसिल फॉर एकेडमिक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंड फंडिंग, या नेशनल काउंसिल फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, या सेंट्रल बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एक्रेडिएशन। ये आपके पास चार ऑप्शन है। तो किस रूप में बदलने का प्रस्ताव रखा गया था, ये आपसे पूछा गया है। जब यूजीसी है, एआईसीटी, एनसीटी है, इसके लिए क्या क्या नाम दिया गया था? यहाँ पर बात की गई हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन HECI। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान SSA ने प्रारंभिक स्कूलों के स्थानीय संस्थागत प्रबंधन को ट्रैक करने, समर्थन देने और सुधारने के लिए किस संरचनात्मक हस्तक्षेप को शामिल किया था? शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षणिक सहायता के लिए हब के रूप में कार्य करने के लिए ब्लॉक संसाधन केंद्रों या क्लस्टर संसाधन केंद्रों की स्थापना, या फिर कक्षा की समय सारणी पर स्थानीय सैन्य इकाइयों का सीधा नियंत्रण, या संपूर्ण प्रारंभिक बजट बहुराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों का को सौंपना, या प्राथमिक मूल्यांकन को राजधानी से प्रबंधित बाहरी कंप्यूटर अनुकूली स्वचालित परीक्षणों तक सीमित करना। ये आपके पास चार ऑप्शन है। समझ के जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 21। जब बात आ रही हो सर्व शिक्षा अभियान के सही रूप से आगे बढ़ाने के लिए, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो विकास देखने को मिला या जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्षेत्रीय स्तर पे, वो है आपका शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षिक सहायता के लिए हब के रूप में कार्य करने वाले जो BRC हैं, CRC हैं, इनकी स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है आपसे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में कमजोर वर्ग के लिए जो 25% बच्चों की प्रवेश देने का आवश्यक है, अधिनियम के तहत राज्य इन स्कूलों की वित्तीय बोझ को संरचनात्मक रूप से कैसे पूरा पूरा करता है? ये क्या करेगा? और 4 ऑप्शन हैं। राज्य स्कूल द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य द्वारा निर्धारित प्रति बच्चा लागत की सीमा तक, या वास्तविक स्कूल शुल्क जो भी कम हो तक करता है, या फिर राज्य स्कूल प्रबंधन को आयकर संपत्ति करों में से जो है पूर्ण छूट प्रदान करता है, या मुनाफा संतुलित करने के लिए स्कूल को कानूनी रूप से शेष 75% छात्रों की फीस दुगनी करने की अनुमति देता है, या फिर राज्य निजी मालिकों की लग्जरी वाणिज्यिक मॉल बनाने के लिए मुफ्त भूमि प्रदान करता है। ये किस तरीके से जिन बच्चों को फ्री एडमिशन मिल रहा था, जिनकी ट्यूशन फीस नहीं ली जा रही थी, तो उनकी ट्यूशन फीस का क्या होता है? उनको कैसे मिलती है? उनकी जो ट्यूशन फीस है, वो मिलती है आपको राज्य स्कूल द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति द्वारा राज्य द्वारा निर्धारित प्रति बच्चा लागत की सीमा तक, या वास्तविक स्कूल शुल्क जो भी कम हो उसमें तक जो तय करता है। उसकी प्रतिपूर्ति कहाँ से होती है? उसके सरकार उसको देती है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16 शुरू में अपनी नो डिटेंशन पॉलिसी फेल ना करने की नीति के लिए प्रसिद्ध थी। इस संरचनात्मक नीति के पीछे मूल मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक तर्क क्या था? बात हो रही है आरटी अधिनियम 2009 में जो धारा 16 है, वो क्या कहती है कि बच्चों को फेल नहीं करना है। तो ये क्या, इसका उद्देश्य क्या था? कि सीखने के स्तर को ट्रैक करने की कक्षा के शिक्षकों की जिम्मेदारी को पूरी तरह से समाप्त करना, या फिर असफलता के डर, लांछन और कक्षाओं को दोहराने से जुड़े आघात के कारण होने वाली प्रारंभिक स्कूल में जो ड्रॉप आउट की समस्या थी उसको रोकना, या राज्य के बोर्डों के लिए भौतिक बुनियादी ढांचे और परीक्षा आयोजित करने के खर्चों को बचाना, या 6 वर्ष की आयु से औपचारिक पाठ सीखने और शारीरिक औद्योगिक श्रम से बदलना। क्या इसका राइट आंसर है? उद्देश्य इनका था कि जो ड्रॉप आउट हो रहा था उसको ख़त्म करना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम उसको फ़ेल नहीं करेंगे तो बच्चा पढ़ता रहेगा और धीरे-धीरे फिर वो समझ जाएगा और सही तरीके से ढल जाएगा। माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपने परिचालन दिशा निर्देशों में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसे आरएमएसए आप कहते हैं, ने किस विशिष्ट बुनियादी ढांचागत मानक को प्राथमिकता दी? प्रारंभिक पाठ्य पुस्तकालयों को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान वाले कॉर्पोरेट दृश्य डेटाबेस से बदलना, या फिर यह अनिवार्य करना कि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में एक कार्यात्मक विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला कंप्यूटर कक्ष होना चाहिए, या ब्लॉक स्तरीय स्कूलों में लग्जरी वातानुकूलित मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण करना, या फिर विशेष रूप से शहरी प्रशासनिक निरीक्षण अधिकारियों के लिए अलग आवास सुविधाओं का निर्माण करना। ये 4 ऑप्शन है। समझ के बताइए कि माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो आरएमएसए की जो अभियान चलाया गया था उसका किस मानक को उन्होंने प्राथमिकता दी? और आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि ब्लॉक स्तर पर क्या किया, लग्जरी वातानुकूलित मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण करना, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, है ना? मुझे लगता है ब्लॉक लेवल प्लस, ये ऑप्शन नंबर ए इसका। यहाँ पर क्या करना था, माध्यमिक विद्यालय में क्या करना होगा कि जो प्रयोगशाला हो, पुस्तकालय हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले जो कंप्यूटर हों, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराना, जिससे कि हम क्या कर सकें, वास्तविक तौर पे उनकी शिक्षा को सही दिशा दे सकें। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। सी नहीं होगा ये, सी नहीं होगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने दिया गया है, जिसमें बात की जा रही है आपकी रमसा को लेकर ही कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में माध्यमिक चरण में एकल नामांकन अनुपात, जिसे क्या कहते हैं, आप जीईआर कहते हैं, के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। सार्वभौमिक सार्वभौमिकरण के लिए इसका अंतिम दृष्टिकोण क्या था जीईआर के लिए? कृषि श्रम की उपलब्धता को ध्यान संतुलित करने के लिए माध्यमिक नामांकन को 50% तक सीमित करना, या फिर 2015 तक 80% माध्यमिक छात्रों की अनौपचारिक दूरस्थ धाराओं को स्थानांतरित करना, या फिर 2017 तक माध्यमिक चरण में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना, 2020 तक सार्वभौमिकरण प्रतिधारण प्राप्त करना, या 5 वर्षों के भीतर सभी ग्रामीण माध्यमिक इकाइयों को केंद्रीय सैन्य बोर्ड प्रबंधन के तहत स्थानांतरित करना। 4 ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने दिया गया है, तो समझ के इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 25, इसका उद्देश्य था कि 2017 तक हमें क्या करना है, माध्यमिक चरण में हमें 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना है और 2020 तक हमें इसके क्या करना होगा, यूनिवर्सल रिटेंशन प्राप्त करना होगा। हमने इसका सार्वभौमिकरण कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, और 26 आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जो कि लाया गया 2013 में, जिसे रूसा के नाम से भी जाना जाता है, ने राज्यों के लिए केंद्रीय उच्च शिक्षा अनुदान प्राप्त करने के लिए एक सख्त संस्थागत पात्रता मानदंड पेश किया। राज्यों के लिए क्या स्थापित करना आवश्यक था? राज्य उच्च शिक्षा परिषदें, जिसे SHEC, और संस्थागत स्वायत्तता और व्यापक राज्य उच्च शिक्षा योजनाओं के प्रति प्रतिबद्धता जताना, या सीधे केंद्रीय कॉर्पोरेट मंत्रालयों द्वारा शासित केंद्रीकृत प्रशासनिक इकाइयां, या संस्थागत लाभ मार्जिन को अधिकतम करने के लिए विशेष शुल्क संग्रह ब्यूरो, या फिर स्वतंत्र परीक्षण निकाय जो विश्वविद्यालय के सेमेस्टर ग्रेड को पूरी तरह से ओवरराइट कर दें। 26 का आंसर करिए। ध्यान रखिएगा, हम लोग 26 तक पहुंच गए हैं। इतने क्वेश्चन आपने लगा लिए हैं, इनमें से कितने क्वेश्चन सही आपको पता होगा, लेकिन मैं अभी भी आपसे कहूंगा कि अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट सीरीज में लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलता क्या है कि आप एक इन्वायरमेंट में, एक एकल इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर आपको पता चलता है कि आपका टाइमर कैसा है, एक्यूरेसी लेवल क्या है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको ये भी पता चलता है कि वास्तविक तौर पे इस समय हज़ारों बच्चे हमारी आचार टेस्ट मास्टर सीरीज़ को लगा रहे हैं, और प्रतिदिन कम से कम 2 से ढाई हज़ार बच्चे ऐसे होंगे जो प्रतिदिन टेस्ट दे रहे हैं और अपनी रैंक को सुधार रहे हैं। तो आप क्यों पीछे रह रहे हो भाई? एग्ज़ाम तो आपको भी देना है और सफलता भी चाहिए, तो निश्चित तौर पे आपको सही तरीके से, सही मार्गदर्शन में आपको अपनी प्रिपरेशन लगा देनी चाहिए। अपनी जो भी आपके पास समय बचा है, उस समय का सदुपयोग करिए और टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये क्या कहता है कि रूसा का उद्देश्य था एक तरीके से उच्च शिक्षा का सही दिशा और दशा बदलना। तो ये कहते हैं कि राज्य उच्च शिक्षा परिषदें और संस्थागत स्वायत्तता और व्यापक राज्य उच्च शिक्षा योजनाओं के प्रति प्रतिबद्धता जताना इसका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, जिसमें बात की जा रही है कि रूसा ढांचे के तहत केंद्रीय और विशेष श्रेणी के राज्य, जिसमें जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों के बीच वित्त पोषण पैटर्न को संरचनात्मक रूप से किस अनुपात अनुपात में जो है कॉन्फ़िगर किया गया था? 50-50, 65-35, 90-10 या 100? जो विशेष राज्य हैं एक तरीके से, तो इनके लिए किस प्रकार का वित्त पोषण का फंडिंग का जो क्राइटेरिया है, रेशियो है, वो किस तरीके का रहा? ये फंडिंग का रहा था 90 और 10, मतलब 90% जो केंद्र सरकार और जो आपका राज्य हैं वो 10% देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कोठारी से लेकर NEP 2020 तक की क्रमिक रिपोर्ट में रेखांकित किए गए के अनुसार भारत में शिक्षा के व्यावसायीकरण में और प्राथमिक बाधा की इस स्ट्रीम तक सामाजिक कलंक या टर्मिनल जो आपकी नेचर है होना है, इस टर्मिनल प्रकृति का क्या निहितार्थ है? यह धारणा कि व्यावसायिक स्ट्रीम में प्रवेश करने से उच्च शैक्षणिक व्यावसायिक विश्वविद्यालय में डिग्री के दरवाजे स्थायी रूप से बंद हो जाते हैं, या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातक होने के बाद छात्र की शारीरिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से खराब कर देते हैं, या व्यावसायिक जो योग्यताएं जारी होने के 2 साल के भीतर स्वतः समाप्त हो जाती हैं, या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ऋण लेने पर व्यावसायिक छात्र कानूनी रूप से प्रतिबंधित हो जाते हैं। ये कहना ये चाहते हैं कि 2 प्रकार की शाखाएँ बनाने की बात की गई। बच्चा जो हायर में जाना चाहता है वो हायर एजुकेशन को पकड़ ले, जो नहीं जाना चाहता वो अपने रोज़गारोन्मुख जो भी वोकेशनल कोर्सेज़ है वहाँ पकड़ ले। यहाँ धारणा ये बन गई थी कि जो वोकेशनल में जाएगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो फिर वहीं रह जाएगा। जो हायर एजुकेशन में जाएगा वो अपने आप में एक अलग ही पर्सनैलिटी के रूप में डेवलप होके आएगा, है ना? ये कहना चाह रहे थे। तो वास्तविक तौर पे इसका जो टर्मिनल जो नेचर है, वो क्या कहना चाहता है, किस रूप को डिफाइन करना चाहता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा पूर्व सीखने की मान्यता का प्रावधान करता है कि व्यावसायिक ढांचे में RPL का परिचालन का उद्देश्य क्या है? यह अनिवार्य करना कि सभी प्रशिक्षुओं को कोई ट्रेड सीखने से पहले प्राथमिक स्कूल के पाठों को फिर से लिखना होगा, या
व्यक्तियों द्वारा अनौपचारिक या गैर औपचारिक साधनों से प्राप्त कौशल को मानकीकृत एनएसक्यूएफ स्तरों के साथ संरेखित करना और प्रमाणित करना, या औद्योगिक श्रमिक को पूर्णकालिक औपचारिक कक्षा व्याख्यानों में जो है भाग लेने के लिए नौकरियों को छोड़ने के लिए मजबूर करना, या बिना किसी व्यवहारिक कौशल परीक्षण के श्रमिकों को मुफ्त स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करना। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 29 के 4 ऑप्शन है। बताइएगा कि एनएसक्यूएफ जिसे पूर्व सीखने की मान्यता का प्रावधान करता है, तो व्यावसायिक ढांचे में जो आरपीएल का परिचालन का क्या उद्देश्य होगा? आरपीएल मतलब रिकॉग्निशन ऑफ पीरियड लर्निंग, पूर्व सीखने की मान्यता। ये कहते हैं कि व्यक्ति द्वारा अनौपचारिक और गैर औपचारिक साधनों को प्राप्त करने के लिए मानकीकृत एनएसक्यूएफ स्तरों के साथ संरेखित करना, उसको प्रमाणित करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। देखिए क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छे प्रयास करता हूं मैं आपके लिए लाने के लिए, बस आप समझ के आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने दिया गया है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा की को प्री स्कूल से कक्षा 12 तक की एक निरंतरता के साथ के रूप में मानती है। संरचनात्मक रूप से एक एकीकरण भारतीय शिक्षा शासन में किस बड़े प्रणालीगत ऐतिहासिक दोष से संबंधित है? वह पूर्ण प्रशासनिक और कार्यात्मक संबंधी विखंडन जहां प्राथमिक, माध्यमिक और शिक्षक शिक्षा अलग-अलग खानों में काम करते थे, या फिर हाई स्कूल की प्रशासनिक कोशिकाओं में कंप्यूटेशनल उपकरणों की कमी, या शिक्षा में राज्य सूची को समाप्त करने और उत्पन्न संवैधान का असंतुलन, या विशेष रूप से वयस्क साक्षरता केंद्रों पर उच्च बजट का अत- अत्यधिक संकेंद्रण। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। समझ के आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 30 का क्या आंसर है। एक बात ध्यान रखिएगा, 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हम लोगों ने। ये सेशन जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रात के 2 बज चुके हैं, ठीक है? लेकिन इसके बावजूद भी मैंने आपको, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ कि भाई आप हमारे साथ जुड़े हो तो उसको मैं निभाऊँ। एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी आप पढ़ें तो पढ़ने के साथ-साथ जो चीज़ आपको लगती है कि ये क्वेश्चन आपकी नज़र में पहली बार आया, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके जहाँ भी आपके नोट्स आप बनाते हो तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये ज़रूर बताइएगा 30 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है? पहले इसका आंसर करिए। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। और ध्यान रखिएगा, ये सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और ध्यान रखना अभी भी आपके पास समय है विज्ञापन संख्या 51 के लिए अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि जो विज्ञापन संख्या सिर्फ 51 को टारगेट किए हुए हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ आचार टेस्ट मास्टर जरूर लगाना चाहिए। ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से आपको। क्यों? क्योंकि हम इसमें आपको 100 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, और 100 मॉक टेस्ट आपकी कमियों को इतनी अच्छी तरीके से दूर करेंगे कि वास्तविक तौर पे जब टेस्ट देने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, ये कमियां जो थी जिन पर हमें काम करना था, पता नहीं चल रहा था, और अब पता चल गया है। कम समय में भी आप अपनी काम कर ले जाएँगे। दूसरा, फास्ट रिवीजन के लिए 7500 क्वेश्चन का ई-बुक आपको मिल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा, ठीक है? और जिन्होंने टारगेट करना है 28 का एग्ज़ाम, मतलब विज्ञापन संख्या 51 और विज्ञापन संख्या आपका 52, इन दोनों विज्ञापन के लिए आप आचार लाइव प्रो पर आइए। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, स्पेशल नोट्स मिलेंगे, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 7500 क्वेश्चन का ई-बुक मिलेगा, और कोर्स की वैलिडिटी, इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो 1 ईयर रहने वाली है। आचार टेस्ट मास्टर की जो वैलिडिटी है वो आपकी 6 मंथ रहने वाली है। इन कोर्सेज़ को जॉइन करने का सिंपल तरीका कि हमने डिस्क्रिप्शन में विद्याधन क्लासेस ऐप का लिंक दे दिया है, क्योंकि ये सारी कोर्सेज़ आपको विद्याधन क्लासेस ऐप पर मिलने वाले हैं। कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है 7905411550 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।